हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने आर एस मेकर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन को लेकर क्लास की थी, जिसमें राजस्थान के को भौतिक विभाजन के आधार पर चार भागों के अंदर विभाजित किया था, जो कि भौगोलिक आधार पे था। तो उस क्लास को आगे नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि कल की क्लास के अंदर पहले राजस्थान को चार भौगोलिक आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो उसके अंदर हमने ने पश्चिमी मरुस्थलीय, जो कि पहला पार्ट था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर क्लास की थी, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य जानकारी दी गई थी। जिसमें पहले तो देखा था इसका क्षेत्रफल, जो कि 61.11% था कुल क्षेत्रफल का। उसके बाद में यहाँ पर जनसंख्या निवास करने वाली, तो वो कितनी थी, तो कुल राजस्थान की जनसंख्या का 40% भाग है वो इस क्षेत्र में निवास करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट था इसके अंदर कि यहाँ इस प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो वो देखी थी 12। उसके बाद में अगला पॉइंट इसमें देखा था, वो था कि यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की है, तो रेतीली मिट्टी, ये रेतीली मृदा देखी थी। उसके बाद में अगला पॉइंट था, वो था जलवायु को लेके, तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जलवायु प्रदेश ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य जानकारी देखी थी। उसके बाद में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया था। जिसमें पहला भाग था वो था शुष्क प्रदेश, जिसको एक अन्य नाम था वो था अपने राठी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और दूसरा था वो था अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। तो आगे जाके वापस शुष्क प्रदेश है, उसको परिभाषा देखी थी कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, शुष्क मरुस्थल कहलाता है। उसके बाद में इसी शुष्क मरुस्थल को वापस, शुष्क मरुस्थल था, इसको दो भागों में विभाजित किया था, जो कि किस आधार पे था, तो इसका आधार था वो था बालू का स्तूप। जिसमें एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था, वो कितना था, तो वो था 41.5%। दूसरा था वो था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, वो कितना था, वो था 58.5% क्षेत्रफल पे अपने शुष्क मरुस्थल के। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था ना, ये जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो उसके अंदर पहले 41.5। उसके बाद में इसकी परिभाषा देखी थी कि वह शुष्क मरुस्थल का भाग जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, अर्थात
इस भाग पर रेतीला मरुस्थल नहीं होके रेतीला मरुस्थल न होकर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमादा कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमादा वाला जो भाग था, जो किस आकार में था, तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 जिले देखे थे। एक तो देखा था कौन सा, तो वो था जैसलमेर के 2 क्षेत्र थे। एक तो था पोखरण और दूसरा था मोहनगढ़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था, वो देखा था जोधपुर को लेके। तो जोधपुर में एक पर्टिकुलर क्षेत्र था, उसका नाम था फलोदी। उसके बाद में एक बाड़मेर के अंदर था। बाड़मेर में पर्टिकुलर स्थान कौन सा था, तो पर्टिकुलर यदि स्थान पूछा जाता है ये बाड़मेर में पर्टिकुलर स्थान था, वो था बालोतरा। और ये जो पथरीला मरुस्थल है, इसको क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमादा। तो ये अपने एक ट्रायंगल के रूप के अंदर हैं, जो कि जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र, बाड़मेर का बालोतरा और जोधपुर का फलोदी। उसके बाद में अगला देखा था, वो देखा था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, तो युक्त प्रदेश, इसके अंदर क्या देखी थी अपने परिभाषा, तो ये शुष्क मरुस्थल का 51 अपने 58.5% क्षेत्रफल पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला इसके अंदर देखा था कि बालू का स्तूप क्या होता है। तो बालू का स्तूप कि ये अपने हवा के द्वारा अपने साथ जब चलती हैं तो मिट्टी का भी उड़ा के ले जाती हैं और दूसरे स्थान पर उस मिट्टी को निक्षेपण करती हैं, जिससे टीलेनुमा आकृति बनती है। उस टीलेनुमा आकृति को ही बालू का स्तूप कहते हैं। तो ये बालू का स्तूप देखा था, जिसके अंदर कि हवा के द्वारा जब एक स्थान से मिट्टी उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका निक्षेपण करना या उसको डिपॉजिट करना, इस निक्षेपण के लिए इंग्लिश का शब्द होगा डिपॉजिट। तो डिपॉजिट करना, बालू का स्तूप से बनने वाली जो आकृति होती है उसको बालू का स्तूप कहते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था, वो देखा था बालू का स्तूप के प्रकार। तो बालू का स्तूप के प्रकार को लेके, तो बालू का स्तूप ये बालू का स्तूप, तो इसकी परिभाषा क्या देखी थी, वो देखी थी कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपण किया जाता है तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उससे ही बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बालू का स्तूप के प्रकार देखे थे। तो प्रकार अपने कितने प्रकार के देखे थे, तो प्रकार 5 से 6 टाइप के देखे थे। जिसके अंदर सबसे पहला देखा था, वो देखा था बरखान बालू का स्तूप। तो बरखान बालू का स्तूप के बारे में क्या जानकारी देखी थी, तो सबसे पहले जो बरखान था बालू का स्तूप, उसके बारे में देखा था कि ये बालू का स्तूप है वो अर्ध चंद्राकार आकृति में बनता है। पहली तो इसकी विशेषता थी, वो थी अर्ध चंद्राकार आकृति में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरा बालू का स्तूप का देखा था, वो देखा था कि ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में तीसरी इसकी विशेषता देखी थी, वो देखी थी कि ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। अतः मरुस्थल के मार्स या मरुस्थल का जो मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थल का मार्स में सर्वाधिक योगदान देने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, तो वो अपने बरखान हैं। तो ये 4 पॉइंट इसके अंदर देखे थे। और एक और पॉइंट देखा था कि जो बरखान बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में, तो ये बरखान बालू का स्तूप है वो यदि क्षेत्र पूछा जाता है तो शेखावटी क्षेत्र हो जाएगा। शेखावटी और पर्टिकुलर जिला दिया जाता है तो वो हो जाएगा अपने शेखावटी का सुरू जिला। ठीक है दोस्तों, तो ये बरखान बालू का स्तूप देखे थे।
और बरखान बालू का स्तूप के बारे में और क्या देखी जानकारी, तो ये अर्धचंद्राकार होते हैं। जो इसका ये ऊपर बाहर वाला जो भाग होता है उसको उत्तल ढाल कहते हैं, और जो अंदर वाला ढाल होता है उसको अवतल। और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 100 से 200 मीटर तक होती है, और इसकी जो ऊंचाई होती है हाइट, जो कि औसतन 10 से 20 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला देखा था, वो देखा था अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में क्या देखा था, तो कि इसकी पहले तो परिभाषा देखी थी कि जब हवा द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर किया जाता है। तो समकोण पर किया जाता है तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाएगा। उसके बाद में देखा था कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये अपना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक यदि पूछा जाता है तो पहला जिला होगा वो होगा जोधपुर, और दूसरा जिला होगा वो होगा बाड़मेर। तो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में देखा था। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था, वो देखा था अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बारे में क्या देखा था कि जब हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अपने समानांतर किया जाता है तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। और ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक के अंदर आप याद रख सकते हो कि जैसलमेर, उसके बाद में दूसरा जिला है वो है बाड़मेर, और उसके बाद में अगला जिला जोधपुर। और इसकी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की क्या विशेषता देखी, तो कि ये जो अपना लूनी बेसिन है, जो कि अगला इसी मिस्टर का भाग है उसमें देखेंगे कि लूनी बेसिन है, उसके अंदर भी ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लूनी बेसिन में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद में देखा था कि जो चौथा अपना था बालू का स्तूप वो था पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप के बारे में पहला पॉइंट क्या याद रखना है, तो पहला याद रखना है कि ये महिलाओं की जो हेयर पिन होती हैं उस आकृति में बनते हैं। दूसरा इसके याद रखना है कि ये बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बरखान के विपरीत जैसी आकृति में बनते हैं। और उसके बाद में अगला पॉइंट क्या रखना है, तो ये बालू का स्तूप जो पैराबोलिक है वो राजस्थान के में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप है। ठीक है दोस्तों, जानने वाला बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक के बारे में क्या क्या याद रखना है कि पैराबोलिक है वो महिलाओं की हेयरपिन की आकृति का होता है। ये बरखान के विपरीत या उल्टा बनता है, और इसके अंदर राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप है। और एक ये याद रखना है कि बरखान बालू का स्तूप है वो तो सर्वाधिक मुस्तलीकरण के अंदर, और ये बरखान के विपरीत होता है, और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस टाइप से याद रखना। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है इनका सर्वाधिक वितरण कहाँ पर है। पैराबोलिक बालू का स्तूप का सर्वाधिक वितरण जैसे राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक भी कहाँ, तो वो है पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर और तीसरा जोधपुर। तो जिस क्षेत्र के अंदर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सर्वाधिक है उन्हीं जिलों के अंदर ये अपना पैराबोलिक बालू का स्तूप भी सर्वाधिक है। इस टाइप से याद रख सकते हो। और उसके बाद में अगला देखा था तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप, तो तारानुमा बालू का स्तूप के बारे में देखा था, तो किस आकृति का होता है, तो ये इस आकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, तारानुमा आकृति का। उसके बाद में अगला देखा था कि तारानुमा बालू का स्तूप है वो ने इसके अंदर 3 या 3 से अधिक
गुजाई होनी चाहिए, ये इसकी पहली विशेषता थी। उसके बाद में देखा था कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो कि रेतीले, तो ये देखा था कि ये रेतीले मरुस्थल के अंदर, रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं। और रेतीले मरुस्थल होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है इरक। तो इरक मरुस्थल के अंदर ये पाए जाते हैं, जिनका निर्माण, जब ये इनका निर्माण का कारण क्या है, तो यदि रेतीले मरुस्थल के अंदर हवा की दिशा का बार बार परिवर्तन होता है, तो उससे रेत का निक्षेपण है वो उल्टी उल्टी दिशाओं के अंदर होने लगता है, जिससे वो एक तारे के नुमा आकृति के अंदर बनने लगता है। तो इरक मरुस्थल में हवाओं की दिशाओं में बार बार परिवर्तन होने के कारण बनने वाले मरुस्थल को तारानुमा बालू का स्तूप कहेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर देखा कि इसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं। उसके बाद में उसका अगला पॉइंट था कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पूछा जाएगा। तो यदि जिला दिया जाता है तो उसके अंदर जैसलमेर होगा, और स्थान दिया जाता है तो वो होगा सूरतगढ़। ठीक है दोस्तों, स्थान विशेष के नाम से दिया जाता है सूरतगढ़, जो कि श्री गंगानगर के अंदर है। और यदि जिला दिया जाता है तो वो जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद में अगला बालू का स्तूप देखा था, वो देखा था सीफ बालू का स्तूप। सीफ बालू का स्तूप, तो सीफ बालू का स्तूप के बारे में क्या देखा था, तो सीफ बालू का स्तूप के बारे में देखा कि बरखान के निर्माण के दौरान, जब बरखान बन रहा होता है, बरखान बालू का स्तूप बन रहा होता है, तो उस दौरान यदि हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो उस बालू का स्तूप का एक भाग में संकड़ा हो जाता है और एक भाग विस्तृत हो जाता है। तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे सीप बालू का स्तूप कहते हैं। और सीप बालू का स्तूप, तो इसकी क्या होगी, तो सीप बालू का स्तूप है, उसकी एक विशेषता होती है कि ये अपने अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के जैसे दिखाई देते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की तरह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला देखा था, वो देखा था सब्र कापिस बालू का स्तूप। तो सब्र का अर्थ होता है घास, तो घास के सहारे, छोटी छोटी घास के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप है, उन्हें सब्र कापिस बालू का स्तूप कहेंगे। और ये सब्र कापिस कहाँ बनेंगे, तो सब्र कापिस के अंदर आप याद रखना कि पहला तो स्थान है वो है बीकानेर जिला, दूसरा अपने जोधपुर, एवं तीसरे स्थान पर जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, ये सब्र कापिस बालू का स्तूप। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा था, वो देखा था नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क का अर्थ क्या होता है कि जुड़े हुए हो रहना, और जुड़े हुए का अर्थ हुआ कि जब एक या दो से अधिक बालू का स्तूप आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहेंगे, जो कि मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो जैसलमेर। उसके बाद में दूसरा था वो था अपना जोधपुर, उसके बाद अगला था बीकानेर और बाड़मेर। तो ये 4 जो ज़िले हैं बाड़मेर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े हैं, तो इन क्षेत्र में नेटवर्क बालू का स्तूप सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद में आज के क्लास का अगला पॉइंट है वो है दूसरा पॉइंट, अपने दूसरा भाग पश्चिमी मरुस्थल का, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल की पहले परिभाषा देखेंगे, तो वो थी अपने शुष्क मरुस्थल था वो था 0 से 25 सेंटीमीटर। तो ये होगा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी इस आधार पे, तो ये कोष्टक में लिखने के बाद में इसकी परिभाषा बनाएंगे, तो वो होगी कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का वह भौतिक
प्रदेश, जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंतर्गत आता है, वर्षा होती है। उस क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि अरावली पर्वतमाला व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बीच का क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला पॉइंट है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से शुष्क मरुस्थल की भांति इसको शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया था आपने, बालू का स्तूप के आधार पर, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो वहीं अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित करेंगे। तो वो 4 भाग, तो इसके अंदर पहला भाग है वो है अपने घग्गर बेसिन। ये घग्गर बेसिन जो कि घग्गर नदी का प्रवाह तक से निर्मित मैदान है, उसको घग्गर बेसिन कहेंगे। दूसरा था वो था शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। ठीक है, अंतःप्रवाह क्षेत्र। उसके बाद में अगला था वो था नागोरियोस भूमि, और उसके बाद में चौथा था वो था लूणी बेसिन, जिसका एक अन्य नाम है वो है गोडवाड़ प्रदेश। तो उसके बाद में तो पहला है लूणी बेसिन। उसकी आज देखते हैं कि लूणी बेसिन, तो लूणी बेसिन के अंदर क्या है। तो पहला इसका पॉइंट रहेगा कि जैसा कि पहले बताया गया कि इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ये लाइन लिखने के बाद में लिखेंगे कि ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका विस्तार किन क्षेत्र में है। तो विस्तार के अंदर देखेंगे तो वो देखेंगे अपना लूणी नदी का उद्गम क्षेत्र देखते हैं। तो उद्गम होता है अपने अजमेर से। अजमेर के बाद में ये रहती हुई पहले ज़िले में जाएगी, वो होगी पाली। तो पाली के बाद में इसका लगता हुआ ज़िला वो होगा जोधपुर। जोधपुर के बाद में लूणी नदी का प्रवाह है वो अपने बाड़मेर से जालोर, और इसके अंदर एक क्षेत्र और आ जाएगा जो कि अपने पाली और सिरोही की सीमा पर स्थित है। तो सिरोही भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सिरोही भाग नहीं है। ये लूणी बेसिन के अंदर सिरोही आता है, बस ये आप ध्यान रखना। बाकी इस प्रदेश का भाग नहीं है, क्योंकि सिरोही के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अपने माउंट आबू स्थित है। उसके बाद में देखेंगे कि ये जो लूणी नदी है उसका जालोर के अंदर जो प्रवाह क्षेत्र उसको कहाँ पर, तो जालोर में। तो उसको एक स्थानीय भाषा के अंदर नेहड़ रन कहा जाता है। तो यदि पूछा जाता है कि नेहड़ रन क्या है, नेहड़ रन के बारे में पूछा जाता है, तो इसका ये होगा कि जो लूणी बेसिन का जालोर में स्थित भाग है उसको ही नेहड़ बेसिन कहा जाता है, नेहड़ रन कहा जाता है। उसके बाद में अगला देखा कि जो ये लूणी बेसिन है, लूणी बेसिन
लोनी बेसिन में क्या है कि लोनी बेसिन में अपने लवणीय पादप पाए जाते हैं। तो लोनी बेसिन में लवणीय पादप, तो लवणीय पादप पर्टिकुलर स्थान दिया जाए तो वो कहाँ पर है, तो वो स्थान हो जाएगा लोनी बेसिन के अंदर बालोतरा, जहाँ पर लोनी नदी में अत्यधिक होने पर अपने लोनी क्षेत्र के अंदर बालोतरा के अंदर बाढ़ आ जाती है और बालोतरा के बाद में लोनी नदी का जो जल है वो खारा भी हो जाता है। तो लवणीय पादप बालोतरा के अंदर। उसके बाद में अगला पॉइंट पिछले जो कि टॉपिक में देखा था कि लोनी बेसिन है उसमें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। ये पॉइंट देखने के बाद में अगला पॉइंट था वो था दूसरा, जो कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, वो है नागौरी उस भूमि। नागौरी उस भूमि, तो नागौरी उस भूमि के बारे में पहला पॉइंट तो इसका यही याद रखेंगे कि नागौरी उस भूमि क्षेत्र है। तो यहाँ ये 33 सागर का भाग होने के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पसबदरा है, लोणकरणसर है। उसके बाद में अगला पॉइंट है वो है इस नागौरी उस भूमि को लेकर एक पर्टिकुलर शब्द आता है, वो आता है कुबड़पट्टी। ठीक है दोस्तों, कुबड़पट्टी क्या है, तो जो ये नागौर प्लस अजमेर के 20 में स्थित के मध्य, यहाँ 20 में स्थित क्षेत्र को कुबड़पट्टी कहा जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे एक रोग भी होता है जो कि फ्लोरोसिस रोग है। जो फ्लोरोसिस रोग है वो अपने ये नागौर और अजमेर क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड की मात्रा जल के अंदर अधिक पाए जाने के कारण हो जाता है। उसके बाद में अगला था वो था शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र के बारे में पहला तो, उसके बाद में अगला पॉइंट अपने 3 नंबर था वो था शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र, जो कि अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल का तीसरा भाग है। तो उसके अंदर पहला तो याद रखना है दोस्तों कि बीड़। तो इस क्षेत्र में बीड़ किसे कहते हैं, तो शेखावटी क्षेत्र है, उसमें छोटी छोटी घास है, छोटी छोटी घास के जो सारागा भूमि है उसे इस क्षेत्र में बीड़ कहा जाता है। उसके बाद में अगला इसके अंदर एक टर्मोलॉजी है वो है जोड़। तो जोड़ क्या होता है, तो शेखावटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं
कच्चे कुएं होते हैं उन्हें जोड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला ध्यान रखना है इसका तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र, तो तोरावाटी क्षेत्र आते ही यदि शेखावटी है तो उसके अंदर तो 3 जिले। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि शेखावटी क्षेत्र यदि पूछा जाता है तो उसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू और सुरू। वहीं यदि तोरावाटी क्षेत्र पूछा जाता है तो तोरावाटी क्षेत्र के अंदर क्या परिभाषा होगी कि पहला तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र। और ये किस 2 क्षेत्रों में? तो ये अपने 2 जिलों के अंदर है, सीकर प्लस झुंझुनू। इससे ऐसे भी याद रख सकते हो कि कांतली नदी है। और अपने राजस्थान के 2 जिले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं, तो वो कौन से? सुरू और बीकानेर। तो सुरू वैसे भी इस तोरावाटी क्षेत्र से, अपने शेखावटी क्षेत्र में तो है लेकिन तोरावाटी से अलग हो गया क्योंकि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। और ये क्या है? तो इसकी एक यदि राजस्थान इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो तंवर वंशीय शासकों द्वारा शासित क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी कहलाता है। यदि ये राजस्थान हिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो ये होगा। वहीं अपने राजस्थान ज्योग्राफी की दृष्टि से देखेंगे तो कांतली नदी का प्रवास या अपवास क्षेत्र, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। और ये क्षेत्र जो कि कहाँ पर स्थित है? तोरावाटी कहलाता है। और ये क्षेत्र, तो इस क्षेत्र का अपने क्षेत्र विस्तार कहाँ है तोरावाटी का? तो वो होगा 2 जिले, सीकर प्लस झुंझुनू। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला देखा अपने जोड़ की तरह एक होता है सर। तो सर का वैसे पर्यायवाची शब्द होता है सर, सरोवर, तालाब। ठीक है, तो ये तालाब का तो पर्यायवाची है। तो इस पर्यायवाची के आधार पर याद रखेंगे कि ये क्षेत्र याद रखना कि शेखावटी क्षेत्र में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब होते हैं, उनको सर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या याद रखेंगे सर के बारे में? तो शेखावटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब सर कहलाते हैं। उसके बाद में अगला इसका ही अपने अध्ययन की दृष्टि से भौतिक विभाजन चौथा है, वो है घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन का पहले तो क्षेत्र ध्यान रखेंगे कि किस क्षेत्र के अंदर है। तो घग्गर का बेसिन का क्षेत्र विशेष है वो है श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। इन 2 क्षेत्रों के अंदर ये घग्गर बेसिन स्थित है। उसके बाद में अगला याद रखेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर एक काठी या बग्गी क्या है? तो घग्गर में जो बेसिन है वहाँ पाई जाने वाली जो अपने चिकनी यानी लोमी मिट्टी होती है ना, लोमी मिट्टी, उसको जो चिकनी या लोमी मिट्टी होती है ये बग्गी या इसको काठेड़ी कहते हैं या इसको काठी भी कहा जाता है, काठेड़ी। तो ये क्या होती है? तो अपने घग्गर बेसिन है, घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी प्लस उपजाऊ मिट्टी
बग्गी या काठी कहलाती है। उसके बाद में अगला इसी का एक पॉइंट है अपने घग्गर नदी है ना, उसका जो अपवा क्षेत्र है अपने हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र है नहीं, घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र किस क्षेत्र में, तो हनुमानगढ़ के अंदर उसको एक शब्द दिया जाता है, वो है नाली या पाठ। तो नाली या पाठ क्या है, तो हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र है वो नाली या पाठ कहलाता है। उसके बाद में इन 4 प्रदेशों को अब एक बार मैप की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कई बार ये 4 ऑप्शन देखें, जैसे कि लूणी बेसिन 1, 2 नंबर दिया जाएगा घग्गर बेसिन, 3 नंबर इसके अंदर ऑप्शन में दिया जा सकता है शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र, कौन सा वाला, तो शेखावटी वाला, ठीक है दोस्तों, शेखावटी पहले नहीं लिखा। और चौथा है वो है अपने नागौरी उस भूमि। ये 4 ऑप्शन एक क्वेश्चन में देख के उसके बाद में ये प्रश्न को सजा सकता है। इसमें प्रश्न क्या बन सकता है, वो है कि निम्न भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन देखा जाता है तो इसको आसानी से हल कर पाए, इसलिए एक बार मैप के अंदर देख लेते हैं कि मैप के अंदर ये किस टाइप से होगा। तो ये अपना राजस्थान का मैप है। तो सबसे पहले तो अपना ये शुष्क मरुस्थल, उसके बाद में ये अरावली, यहाँ से ऐसे संकड़ी है, यहाँ से चौड़ी है। उसके बाद में ये हाड़ौती प्रदेश और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये तो शुष्क मरुस्थल, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये अरावली, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये हाड़ौती प्रदेश। तो इसके अंदर जो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, तो ये है वो है अपना घग्गर बेसिन। उसके बाद में ये यहाँ पर 3 जिले जो कि शेखावटी प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पर ये नागौर और अजमेर वाला, तो नागौरी उस भूमि प्रदेश। उसके बाद में ये नीचे वाला ये जो अपने 5 जिलों के अंदर ये है लूणी बेसिन। तो यदि उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा जाता है तो सबसे पहले हो जाएगा वो होगा घग्गर बेसिन, उसके बाद में दूसरा होगा वो होगा शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा वो होगा नागौरी उस भूमि, और चौथा होगा वो होगा लूणी बेसिन। वहीं यदि दक्षिण से उत्तर क्रम में पूछा जाता है तो अपना लूणी बेसिन 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा नागौरी उस भूमि, और 3 नंबर पे आ जाएगा शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, और 4 नंबर पे आ जाएगा अपने घग्गर बेसिन। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप याद और ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से बन सकता है। उसके बाद में यदि आप RS मेंस का पेपर दे रहे हो तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पुट हो सकता है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है कि शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये
50 शब्दों के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि 5 नंबर का होगा। तो इसके अंदर आंसर का क्या रहेगा फॉर्मेट, तो आंसर के लिए इसके अंदर पहले इसको 2 पार्ट में, क्योंकि इसके अंदर 8 लाइन होती हैं, तो एक साइड में सूचक मुरस्तर और दूसरी साइड में अर्धसूचक मुरस्तर। ये लिखने के बाद में इसके अंदर आप सबसे पहले तो इन 2 प्रदेशों की परिभाषा लिख दीजिए, जो कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर होगी। उसके बाद में दूसरा इसका पॉइंट लिख सकते हो कि इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों के अंदर, जो कि बालू का स्तूप के आधार पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश, और इनके कोष्टक के अंदर ये अपने युक्त प्रदेश के अंदर इसको 58.5% और मुक्त प्रदेश में 41.5% लिख दीजिए। उसके बाद में इसको अध्ययन की दृष्टि से 4 प्रदेशों में और वो नाम लिख दीजिए। सबसे पहले अपने लोनी बेसिन, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, उसके बाद में शेखावटी अंतर्प्रवाह क्षेत्र और चौथा गग्गर बेसिन। उसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर लिख देंगे, क्योंकि ये अगला अपने जलवायु टॉपिक होगा, उसके अंदर आएगा कि जो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल उसमें BWSW प्रकार की जलवायु, जो कि कोपेन का वर्गीकरण होगा, जो अगली क्लास में देखेंगे। और यहाँ पर जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, अर्धशुष्क मरुस्थल, वहाँ पर BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में वहीं यदि सामान्य वर्गीकरण, तो ये शुष्क मरुस्थल व अर्धशुष्क मरुस्थल ये जलवायु के आधार पर ही हो गया। उसके बाद में अगला देखेंगे कि शुष्क मरुस्थल है, वहाँ पर मरुद्भिद, जो कि जलवायु के अंदर ये आएगा, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। वहीं अर्धशुष्क मरुस्थल है, वहाँ पर स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। ये अगला पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर अंतर के अंदर आप लिख सकते हो कि जो शुष्क मरुस्थल है उस क्षेत्र के अंदर कृषि, जनसंख्या, पशुपालन कम निवास करते, क्योंकि ये जो अपने जैसलमेर बीकानेर वाला क्षेत्र है, तो इसके अंदर वैसे जनसंख्या घनत्व भी जैसलमेर का कम है, जो कितना है तो 17 है। तो सबसे बड़ा जिला होते हुए भी इतना कम जनसंख्या घनत्व है, तो कम जनसंख्या घनत्व, कम कृषि क्षेत्र है, अपने कम कृषि की जाती क्षेत्र में। वहीं जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, तो उसके अंदर ये पाली है, अपना शेखावटी प्रदेश है, ये आते हैं, और नागौर है, अजमेर है। तो इन क्षेत्र के अंदर क्या होता है, तो इनमें जो कृषि है भी अधिक की जाती है। इस क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक है, क्योंकि जयपुर के बाद में दूसरा महानगर जोधपुर है, और यहाँ पर पशुपालन भी अधिक किया जाता है, क्योंकि बाड़मेर क्षेत्र है वो अपने लूनी नदी बेसिन का भाग है, और बाड़मेर का जो पशुपालन घनत्व है वो भी सर्वाधिक अपने वैसे मरुस्थलीय जिलों में अधिक है। उसके बाद में जो अपने शुष्क प्रदेश है उसके अंदर अंतर में लिखेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा खनिज में कौन कौन से हो गए, तो ऊर्जा खनिज में अपने बीकानेर के अंदर कोयला है, और जैसलमेर के अंदर पेट्रोलियम प्लस गैस, तो ये क्षेत्र पाए जाते हैं। वहीं अर्धशुष्क मरुस्थल है, वहाँ पर सर्वाधिक जो खनिज पाए जाते हैं वो खनिज के अंदर पत्थर वाले खनिज, यानी पत्थर से संबंधित खनिज है, जैसे कि जालोर के अंदर ग्रेनाइट, इस कारण जालोर ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। वहीं नागौर के अंदर अपने मार्बल, तो नागौर का जो मकराना क्षेत्र है वो मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल व अर्धशुष्क मरुस्थल में अंतर। तो शुष्क मरुस्थल के अंदर पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि शुष्क मरुस्थल वो क्षेत्र है जो कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में स्थित है। उसके बाद में इसका दूसरा अंतर वो विशेषता बताएंगे, वो बताएंगे कि इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, तो इसको कोष्टक के अंदर अपने 58.5% लिख देंगे, और दूसरा लिखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो उसको कोष्टक में 41.5% क्षेत्र लिख देंगे। उसके बाद में इसकी अगली विशेषता बताएंगे कि अपने
इस क्षेत्र के अंदर BWSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कोपेन के अनुसार इसके अंदर BWSW प्रकार की जलवायु, और इसके अंदर अगला विशेषता मिलेंगे कि यहाँ पर जीरोफाइट्स या फिर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। वहीं दूसरा ये क्षेत्र होगा अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला, तो वहाँ पर इसको पहले परिभाषा लिखेंगे कि यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र को वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इसको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों के अंदर लोनी बेसिन है, अपनी नागौरी उच्च भूमि है। उसके बाद में अगला पॉइंट लगेंगे वो लिखेंगे सिकाम के अंत प्रवाह क्षेत्र। उसके बाद में अगला पॉइंट होगा वो होगा अपने ये गग्गर बेसिन। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी जलवायु, तो BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट बताएंगे कि यहाँ पर स्टेपी तुल्य यानी स्टेपी वनस्पति पाई जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसकी विशेषता के अंदर होगा कि इस क्षेत्र में कृषि जनसंख्या पशुपालन अपेक्षाकृत शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से अधिक होता है, और यहाँ पर खनिज के अंदर पत्थर वाले खनिज यानी जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल पाई जाते। तो ये इनकी विशेषता हो गई। तो चलिए दोस्तों, ये अपने जो राजस्थान का भौतिक विभाजन में पहला पॉइंट था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उससे समय जो उसको भौगोलिक आधार पर था वो आज इस कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। उसके बाद में कल जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर जो कि 2 नंबर या 5 नंबर के अंदर पॉइंट दे के पूछा जा सकता है, तो वो कौन कौन से होंगे। तो इसके अंदर पहला होगा वो होगा अपना रन या टाट, दूसरा होगा वो होगा जलपट्टी या लाठी सीरीज, तीसरा होगा ये लाठी सीरीज के अंदर ये अपने संदर नलकूप ये सब आ जाएंगे। उसके बाद में खड़ीन करसी, उसके बाद में होगा पलाया जिले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मरुस्थल से संबंधी और भी महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास की यही समाप्ति करते हैं, और ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।